जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, मैं किशोर कुमार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं यूपी पीसीएस की 100 डेज क्विक रिवीजन सीरीज को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रत्येक दिन एक एक अध्याय को फिनिश करते हैं। इसी कड़ी में जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने मौर्य काल को देखा था और देखा था कि जो मौर्य वंश के शासक थे, इन्होंने एक बृहद क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया था और इतने बड़े राज्य, इतने बड़े क्षेत्र पर उसने शासन किया था, जिसमें उसके जो राज्य के भीतर जो है अभी वर्तमान का जो ईरान है, अफगानिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का क्षेत्र है और पूरे भारतीय महाद्वीप पर उसने शासन किया था। भारत के जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, जिसमें केरल का कुछ हिस्सा और तमिलनाडु का जो कुछ हिस्सा है, इसको छोड़ देने के बाद यदि आप नॉर्थ ईस्ट के आसाम और जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं इनको छोड़ दें तो इतने बड़े व्यापक पैमाने पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। बाद में सम्राट अशोक के काल में जो उड़ीसा का जो इलाका था, कलिंग का इलाका, इसे भी जीत लिया गया था। लेकिन इतनी बड़ी जो साम्राज्य थी, हमने देखा था कि जो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त के आने के बाद, उसके जो मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग, उसने उस वंश को समाप्त कर दिया और फिर अपनी शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद वहां पर दो वंश एक के बाद एक आए थे जो मगध से शासन किया था। एक तो था शुंग वंश और उसके बाद कन्न वंश आए, जिन्होंने मगध में रहकर ही अपना शासन किया था। लेकिन इसी के समय, इसी के पैरेलल यानी समानांतर जो है और भी शासक स्थापित हुए थे। क्योंकि ये शुंग और कन्नव जो थे बहुत बड़े क्षेत्र पर, जैसे मौर्यों ने जो इतनी विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, इसने बड़े क्षेत्र पर इतने शासन नहीं किया था शुंग और कन्नव ने, बल्कि देश के अलग अलग भागों में अलग अलग क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था। इतनी बड़ी जो साम्राज्य है अब सीधे गुप्त काल में ही जाके निर्माण होता है। अब छोटे छोटे राजवंश जो हैं उदय होते हैं भारत में। जैसे कि मगध में जो पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था, यहाँ पर शुंग और कन्नव ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो दक्षिण में दक्कन का जो क्षेत्र है वहां पर सातवाहनों ने अपनी शासन स्थापित की थी। और पश्चिम भारत में जो रुद्रदामन है, यहाँ पर शक शासक रुद्रदामन ने शासन स्थापित किया था। उसके बाद कुछ चेदी वंश के भी शासक थे, यहाँ पर स्थापित किया था। और यदि हम उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, उत्तर पश्चिम प्रांत का, यहाँ पर हमने, जहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा शामिल है, यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए थे और विदेशियों ने यहाँ पर शासन स्थापित कर ली थी। इसी समय मौर्यों के पतन के बाद यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए और पहली बार उसी क्षेत्र को जीता, क्योंकि वहां पर इसका विरोध करने वाला कोई भारतीय शासक था नहीं। मौर्यों के जैसा इतनी विशाल समाज था नहीं, किसी का साम्राज्य था जो वहां पर उसको रोकता विदेशी आक्रमण को। तो इसलिए जैसे जैसे वे लोग आते गए वहां पर अपनी शासन स्थापित करते गए और धीरे धीरे वहां से ही अपनी सभ्यता का प्रसार जो है भारत के भीतरी भागों में करना शुरू कर दिया था। जैसे कुषाण वंश उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से आए थे, पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था और वहां से इन्होंने मथुरा तक, पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को जीत लिया था। तो अब जो आक्रमण होता है ये यहीं से, जो सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहीं से होता है और यहीं पर कुछ राजवंश स्थापित हो जाते हैं। सबसे पहले जो हिंद यूनानी शासक थे वो आए थे, वहां पर कुछ वर्षों तक शासन किया। इसी के बाद हिंद यूनानी के बाद आए शक, उसके बाद पल्लव, कुषाण आया और इन लोगों ने अपनी सभ्यता स्थापित की थी। तो एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद और जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है, इन इसके बीच में बहुत बहुत सारे राजवंश उदय होते हैं और देश के अलग अलग भागों में छोटे छोटे हिस्सों पर शासन करता है। ये मौर्य काल के जो बाद का काल है, यही मौर्योत्तर काल कहलाता है हमारा। ठीक है। और इस काल में बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश उदित होते हैं। ये छोटे छोटे हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसी के क्लास के बारे में टिप्पणी करेंगे, देखेंगे कि मौर्योत्तर काल के कौन कौन से शासक हुए थे, उसमें से कौन कौन महत्वपूर्ण शासक हुए थे, इनकी राजधानी कहाँ से थी, कहाँ से इन लोगों ने शासन किया था, सभी अपनी जो शासक थे उनकी कुछ कुछ खूबियां रही हैं, विशेषताएं रही हैं। तो आज के सत्र में हम लोग इसी को जानेंगे। बढ़ते हम लोग अपने क्लास की ओर। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैप के थ्रू कि मौर्योत्तर काल में ये जो यूची जनजाति थी, इसे कुषाण कहा जाता है, इन लोगों ने यहाँ से शासन किया था और फिर उसके बाद ये आक्रमण करते करते यहाँ से पाटलिपुत्र तक पहुंच गया था। इसके बाद यहाँ पर इंडो सीथियन साम्राज्य स्थापित हुए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब हरियाणा का क्षेत्र तक ये शामिल है।
ये इंडो ग्रीक जिसे हिंद यूनानी कहा जाता है, इन लोगों ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। मगध जो है, यहाँ पर हमने बताया था कि बाद में पहले जो शुंग आए थे, पुष्यमित्र शुंग वंश स्थापित हुए थे और उसके तुरंत बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो है ये सातवाहन वंश स्थापित हुए थे। और दक्षिण में जो सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, यहाँ पर अभी भी चेर, चोल और पांड्य राज अभी भी विद्यमान है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो विघटन हुआ था, विघटन के बाद पूरा देश जो है कितने छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो गया था। लग रहा है कि कोई टीला, एक समंदर में टीले के समान द्वीप जैसी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे साम्राज्य उदित हो गए थे इस समय। ठीक है, तो आज का सेशन इंपोर्टेंट है और एक यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट उभर कर सामने आ जाते हैं, क्योंकि यदि आप कोई एक साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो फिर एक साम्राज्य के शासक होंगे, उसके फिर आर्थिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे साम्राज्य आ जाते हैं, सभी के अपने अपने शासक हैं, महत्वपूर्ण शासक हैं, सभी की अपनी आर्थिक नीति है, राजनीतिक नीति है, सभी के कला योगदान है, संस्कृति है, धर्म है। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूजन भी बहुत उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर। तो इसलिए ये बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीजें, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग पिछले सत्र की तरह इसमें भी देखेंगे कि जो मौर्योत्तर काल है, इस काल के इतिहास लेखन के स्रोत क्या हैं, वे कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, जिनके आधार पर इस काल का इतिहास का निर्माण किया गया था। हम लोग पुराण की बात कर रहे हैं। पुराण 18 पुराण हैं और सभी पुराण बारी बारी से लिखे गए थे। ये उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं और यहीं से लिखना शुरू हुआ था। तो ये जो है पुराण, ये धार्मिक ग्रंथ तो है ही। इसमें मौर्यों के बारे में देखा था कल, मौर्य वंश की जो जानकारी भी देता है, ये सातवाहन वंश की भी जानकारी देता है। तो यहाँ से मौर्योत्तर काल की भी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है हमारा धर्मशास्त्र। इस समय धर्मशास्त्र में मनु स्मृति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मनु स्मृति की जो रचना है इसी काल में हुई थी। इसी काल में मनु स्मृति लिखा गया था। और मनु स्मृति किसने लिखा था? ऋषि मनु द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये भारत की पहली विधि की पुस्तक कहा जाता है मनु स्मृति को। ये भारतीय कानून का, इसे भारतीय कानून का जो है प्राचीनतम स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सामाजिक आचार संहिता जैसी चीज दी गई है। और ये मौर्योत्तर काल की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचना थी, उसके पृष्ठभूमि में ये ग्रंथ लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये इस काल की जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा जो हमारा ग्रंथ है वो है गार्गी संहिता। ये भी मौर्योत्तर काल की जानकारी देता है। पतंजलि का महाभाष्य और जो है अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का, ये महाभाष्य जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी की टिप्पणी है। और ये अष्टाध्यायी स्वयं भी इसी काल में लिखा गया था। अब बौद्ध ग्रंथ भी हैं। बौद्ध ग्रंथ में जातक तो है ही, उसके बाद दिव्यावदान, महावस्तु और मिलिंद पन्हो। इन सभी चीजों में ये मिलिंद पन्हो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत सारी जानकारी केवल यहीं से इकट्ठा हो जाती है, मिलिंद पन्हो से। ये यूनानी शासक थे मिलिंद पन्हो, जिसे मिनांडर भी कहा जाता है, उसी के प्रश्न है। और बौद्ध जो भिक्षु नागार्जुन है उसका उत्तर है। तो इन्हीं उत्तर और प्रश्न को एक साहित्य के रूप में दे दिया गया था, उसका नाम रखा गया था मिलिंद पन्हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, मौर्योत्तर काल की रचना है ये। कालिदास, इसका जो ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र, ये अग्निमित्र एक शासक है और मालविका उसकी प्रेमिका है। इन दोनों के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है और ये इसी काल की मौर्योत्तर काल की ही जानकारी देता है। ठीक है, और इसी काल में वानभट्ट की जो हर्षचरित है, ये वैसे बाद की रचना है लेकिन ये इस काल की जानकारी देता है। एक अज्ञात लेखक थे जिन्होंने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी लिखा था। इसके लेखक कौन है ये ज्ञात नहीं है, लेकिन इस काल में जो मौर्योत्तर काल की जो है बहुत सारी जानकारी देती है। खासकर भारत और जो रोमन साम्राज्य है इसके बीच की जो है आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। उसके व्यापार पैटर्न कैसे चलता था इसके बारे में बताया गया है। इन साहित्यिक ग्रंथों के अलावा कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं जो मौर्योत्तर काल की जानकारी हमें देती है, मौर्योत्तर काल के इतिहास की जानकारी देती है। इस काल में, मौर्योत्तर काल में, जब कुषाण वंश का शासन था तब देश में 3 कला उद्भूत हुई थी। एक तो गंधार कला था, दूसरा मथुरा कला, और इन दोनों के अलावे एक अमरावती कला भी था।
अमरावती कला भी था जो सातवाहन क्षेत्र में विकसित हुआ था। तो ये चीजें थी, और इन चीजों के प्रमाण जो है ये मूर्ति कला के एक टाइप है, मूर्ति कला का तीनों अलग अलग टाइप है। तो ये चीजें हमें इस काल की कला की जानकारी देते हैं, मौर्योत्तर काल की, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिक्के भी इस काल की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं, क्योंकि ये सिक्कों में पहली बार था जब शासकों के नाम के साथ साथ उनके चित्र भी अंकन किए जाने लगे थे। तो सिक्के इंपॉर्टेंट हैं। अब इससे ज्ञात हो जाता है कि किस सिक्के को किस राजा ने जारी किया था। अब पता करना आसान है। पहले केवल ये पता किया जा सकता है कि ये सिक्का किस काल से संबंधित है, जैसे कि मौर्यों के सिक्के के बारे में आप नहीं बता सकते कि ये सिक्के किस शासकों ने जारी किया था, सम्राट अशोक ने या बिंदुसार ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन ये उत्तर वैद यहाँ पर जो है मौर्योत्तर काल के सिक्के, इसके बारे में आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये किस शासकों ने जारी किए थे, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों के नाम के पीछे जो है नाम पर देवी देवताओं के नाम, शासकों के नाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नई चीज थी सिक्कों के क्षेत्र में। दूसरा, बहुत सारे मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि 2 हत्था कलश आप देखे होंगे, ये रोमन साम्राज्य का है, जो भारत के जो पुदुचेरी का क्षेत्र है जिसे अरिगमेडु कहा जाता था, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं इस क्षेत्र से, जो विदेश व्यापार, जो उस समय के रोमन साम्राज्य से जो व्यापार चल रहा था, इस काल की जानकारी देता है। इन सभी पुरातात्विक स्रोतों के अलावा उस काल के कुछ अभिलेख भी हैं जो अभी विद्यमान हैं। इसमें से आपको कुछ देख सकते हैं कि नाना घाट का अभिलेख है, नाना घाट का अभिलेख है, नासिक के अभिलेख हैं। ये सब हैं जो इस काल की, जो मौर्योत्तर काल की जानकारी देते हैं। साथ ही आप उड़ीसा के जो स्थित है, यहाँ पर गंग शासक थे खारवेल, इसके भी शासक देख सकते हैं। चेदी वंश के शासक थे खारवेल, इसके भी देख सकते हैं, बहुत सारे अभिलेख है वहां पर। तो उसके जो मौर्योत्तर काल की जानकारी के बहुत सारे यहाँ पर स्रोत हैं, जिसे इतिहास लिखना आसान हो गया था इतिहासकारों के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस काल में जो थे कौन कौन से ऐसे वंश थे जिन्होंने शासन किया था। तो इस काल में बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश थे, लेकिन कुल मिला के जो 7 थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें जानना जरूरी है कि इन्होंने इतिहास को, भारतीय इतिहास को प्रभावित किया था और एक ठीक ठाक क्षेत्र पर इन लोगों ने शासन किया था। इंडो ग्रीक, इसे हिंद यूनानी भी कहा जाता है। उसके बाद शक, इसे पार्थियन या पहलव भी कहा जाता है। फिर कुषाण वंश का शासन आता है, कन्नड़, उसके बाद सातवाहन और चेदी वंश हैं। ये इतने कुल मिला के 7 वंश हैं। हम आज के चैप्टर में यानी मौर्योत्तर काल में हम इन्हीं वंशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी पर थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे शासक हैं नहीं, किसी वंश में एक तो किसी वंश में 2 इंपोर्टेंट राजा हुए थे, हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो था हिंद यूनानी शासक, जिसे इंडो ग्रीक कहा जाता है। पहली बार यही विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आए थे, लेकिन भारत में ही बस गए थे। ये अंग्रेजों की तरह नहीं थे जो लूट के ले जाए, यहाँ से अपने देश भेज दे। ये यहाँ पर आए थे और यहाँ पर ये लोग बस गए थे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में घुल मिल गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय होकर ही यहीं के होके रह गए थे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इंडो ग्रीक, ये लोग ग्रीक लोग थे। ग्रीक यानी यूनान से, यूनान के क्षेत्र जो है अभी का यूरोप का एरिया है, वहां से आए थे आक्रमणकारी के रूप में, लेकिन ये भारत में ही बस गए थे। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था तो ये 3 शाखाओं में बट गई थी। इनकी जो पहली शाखा थी, ये बैक्टीरिया यानी कि अभी का जो उत्तरी अफगानिस्तान का इलाका है, यहाँ पर एक पहली इसकी शाखा स्थापित हुई थी। दूसरी शाखा उससे कुछ पूर्व की ओर आगे बढ़े, वर्तमान जो तक्षशिला का इलाका है, यहाँ पर आके इसने अपनी शासन स्थापित की थी। तीसरी शाखा जो है वहां से कुछ और पूर्व की ओर आए, और जो अभी वर्तमान का पाकिस्तान का जो सियालकोट का इलाका है, जो पहले शाकल कहलाता था, यहाँ पर आके इसने अपनी तीसरी शाखा स्थापित की थी। तो इसकी 3 शाखाएं स्थापित हुई थी। इनकी जो तक्षशिला शाखा थी, तक्षशिला जो शाखा थी, यहाँ का एक शासक था, उसने एक अपना राजदूत भेजा था, उसका नाम था होलियोडोरस। इस होलियोडोरस ने उड़ीसा का जो विदिशा का इलाका था, यहाँ के दरबार में आया था, शासक के दरबार में, और वैष्णव धर्म के प्रति जो है अपनी आस्था प्रकट की थी, और वहां पर एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये स्तंभ जो है, ये पत्थर का स्तंभ करवाया था, और ये ग्रीक शैली में निर्मित करवाया था, न कि अशोक की शैली में जो ब्राह्मी लिपि में लिखा था,
जबकि इसकी ग्रीक शैली में लिखा गया था। और ये इस काल में जो है अभी तक जितने भी हम लोगों ने जो स्थापित शिलालेख या स्तंभ लेख देखे, वो सभी देखा या तो बौद्ध धर्म से संबंधित था या फिर जैन धर्म से संबंधित था। लेकिन ये जो है होलियोडोरस का स्तंभ लेख, ये पहली बार ये भगवान वासुदेव को समर्पित है, यानी ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये ऐसा पहला प्रमाण है हिंदू धर्म का जो एक अभिलेख के रूप में प्राचीनतम प्रमाण कह सकते हैं, ये होलियोडोरस के स्तंभ लेख से ही मिलता है। इस वंश का जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक था, इसे डेमेट्रियस अथवा मिनांडर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसकी दूसरी शाखा, यानी कि जो सियालकोट शाखा या शाखा थी, इस शाखा से बिलोंग करता था, ठीक है। ये मिनांडर मिलिंद पन्हो और नागार्जुन के बीच जो बातचीत हुई थी, मिलिंद पन्हो ने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया था। इनके प्रश्न और उत्तर को एक साहित्य का रूप दे दिया गया था, ठीक है। और इसी का एक ग्रंथ जो साहित्य लिख दी गई, तो उसी का नाम रखा गया था मिलिंद पन्हो। मिलिंद तो एक मिनांडर है यानी मिलिंद है, और पन्हो का मतलब हो जाता है प्रश्न, यानी मिलिंद का प्रश्न, ठीक है। तो ये मिलिंद पन्हो जो है किस वंश की जानकारी देता है, तो हिंद यूनानी वंश की यानी मौर्योत्तर काल के जानकारी देता है, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर के क्रम में उस काल की सामाजिक स्थिति जो है इसका भी कहीं ना कहीं वर्णन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध धर्म के विषय में ही बात की गई है, ठीक है। दूसरा है हिंद यूनानी शासक की देन क्या है। ये हिंद यूनानी जो आए थे भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो इसने भारत को कुछ दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये लोग जब आक्रमणकारी के रूप में भले ही आए थे, लेकिन ये आकर यहीं की सभ्यता और संस्कृति में घुल मिल गए थे। तो इन लोगों ने क्या क्या भारत को दिया था, हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इन लोगों ने जो सिक्के जारी किए थे, ये राजाओं और देवताओं की छवि वाले सोने के सिक्के जारी किए थे। इससे पहले अब तक जो जारी किए जाते थे वो आहत सिक्के होते थे। जैसे कि आप मौर्य काल में देखेंगे तो उस समय भी आहत सिक्के ही जारी किए जाते थे, लेकिन ये पहली बार था जब सोने के सिक्के जारी किए गए थे और उस सिक्के पर देवी देवताओं की या फिर राजा यानी शासकों की भी जो आकृति है वो बनाई जाती थी, ठीक है। दूसरा था हिंदू यूनानियों ने ही भारत को ये पर्दे उस समय के जो नाटक होते थे, नाटक में पर्दे का बहुत रोल था। ये चीजें हिंदू यूनानियों ने ही दिया था भारत को। इससे पहले भारत में पर्दे का प्रचलन नहीं था। नाटक तो होता था लेकिन पर्दे नहीं होते थे उसमें। पर्दे को यवनिका कहा जाता था क्योंकि इसे यवनों ने दिया था, यवनों यानी यूनानियों ने दिया था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया यवनिका। ये चीज यहां पर किसने दिया था, पर्दे हिंदू यूनानी शासकों ने ही दिया था। वर्तमान का जो हम जैसे हस्तरेखा वाला जो शब्द है जिसे होरोस्कोप कहा जाता है, जिसे देखकर भविष्यवाणी की जाती है, इसे ग्रीक शब्द है होरोस्कोप। तो ये चीजें हाथ देखने की जो भविष्यवाणी करने की जो है चीजें, ये कला ये ग्रीक लोगों ने ही भारतीयों को दिया था। ये होरा शास्त्र से ही लिया गया है। ग्रीक यूनानी शासकों ने ही गवर्नरशिप प्रथा, गवर्नरशिप एक छत्र प्रणाली होती है जहां पर एक ही शासन काल में अलग अलग राजा शासन करते हैं। ये चीज यूनानी शासकों की ही देन थी भारत को। इन चीजों के अलावा हिंद यूनानियों ने भारत को धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी तकनीकें दी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी, पत्थर काटने की तकनीक सिखाई, इत्र बनाने की विधि सिखाई। तो ये सभी चीजें थी जो हिंद यूनानियों के आगमन से ही भारत में आगमन हुई थी। साथ ही ये बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों को संरक्षण देते हुए ये जो गंधार कला था, ये गंधार कला पूर्ण रूप से जो है ये इन्हीं हिंद यूनानी शासकों की देन थी। गंधार कला वर्तमान तक्षशिला क्षेत्र में विकसित हुई थी और इसका जो है विषय मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी इसमें, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि गंधार कला हिंदू यूनानी शासकों की ही देन थी, ठीक है। इस गंधार कला का जो प्रमुख केंद्र था ये तक्षशिला, पाकिस्तान का पेशावर, बैक्टीरिया, बामियान, ये सभी अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं। दिद्दा का क्षेत्र, बैग्राम कश्मीर का क्षेत्र, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये
इसके क्षेत्र हैं ग्रीक बौद्ध कला जिसे कहा जाता है, यानी गंधार कला, ये यहीं पर फली फूली थी। ठीक है। दूसरा हमारा वंश आता है शक वंश। मौर्योत्तर काल का जो दूसरा वंश था वो शक वंश आ जाता है। इसे कभी कभी सीथियन भी कहा जाता है। ये इतिहासकारों के दिए गए नाम है, इसे आप शक कहें या सीथियन कहें। ठीक है। इन्होंने भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही जो वर्तमान का जो यही अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो इलाका है, यहीं पर रहकर इसने शासन किया था। यह भी मध्य एशिया से ही उत्पन्न हुआ था और शकों ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईस्वी तक वर्तमान जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के जो कुछ इलाके हैं यहाँ पर अपने शासन स्थापित किया था। ठीक है। शकों को पार्थियन शासक मिथेदेत्रस द्वारा जो है पूर्वी ईरान से खदेड़ दिया गया था। तो वहां से भागने के बाद ये लोग क्यों आए थे यहाँ पर, तो इसके जो पल्लव शासक जो थे पार्थियन शासक मिथेदेत्रस, इसने वहां से इसे आक्रमण करके भगाया था। फिर वहां से भाग के ये लोग भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आके बस गए थे। ठीक है। शकों ने अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा और पश्चिमी भारत के और ऊपरी दक्कन के सहित कुछ क्षेत्रों पर अपनी शक्ति स्थापित की थी। कुल मिला के ये भी 5 शाखाओं में विभाजित हुआ था। हम लोगों ने इससे पहले हिंद यूनानियों को देखा था कि वे लोग 3 शाखाओं में विभाजित थे, तो यहाँ पर ये शक 5 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। भारत में जो पहला शक शासक था उसका नाम था मौस अथवा मोह भी कहा जाता है, इसे कभी कभी मोग भी कहा जाता है। दोस्तों ये सब विदेशी शासक हैं और सभी इतिहासकारों ने, सभी लेखकों ने अलग अलग नाम से लिखा है, तो इसके कालक्रम के आधार पर जो डिसाइड किया जाता है, इसलिए नामों में कंफ्यूजन आ जाता है। इसका नाम मौस या फिर मोआ अथवा फिर मोगा हो सकता है। ठीक है। इन्होंने गंधार पर कब्जा कर लिया था। इसका उत्तराधिकारी जो था ये एजस था, जिन्होंने अंततः जो हिंद यूनानी राज्य था उसको नष्ट करके अपने शक्ति जो शासन था ये मथुरा तक के क्षेत्र को भी जीत लिया था। ठीक है। इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था ये था रुद्रदमन प्रथम। ये 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक भारत के पश्चिम क्षेत्र में, यहाँ का कठियारवाड़ का जो क्षेत्र है गुजरात का, इस क्षेत्र में शासन किया था। और इस चीज की जानकारी का जो स्रोत है यहाँ का जूनागढ़ अभिलेख है, ये इसका स्रोत है। इसी से पता चलता है कि यहाँ पर जो है रुद्रदामन ने जो शक शासक थे यहाँ पर इसने शासन किया था। इसी जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि इस शासक ने सातवाहनों को भी हराया था। साथ ही इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका निर्माण करवाया गया था और इसे रुद्रदामन ने, शक शासक ने इसे क्या किया था, इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है। इस चीजों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, इसी जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया एक अभिलेख है। ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज है कि जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में एक लंबा लेख तो है ही, साथ ही संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये पहला अभिलेख भी है। ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछा जा सकता है प्रश्न एग्जाम में कि संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख कौन सा है। ठीक है। इसने भी क्षत्रप प्रणाली शुरू की थी। चूंकि सभी लोग एक ही क्षेत्र से विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आए थे, तो हो सकता है सभी के राज्य में ये क्षत्रप प्रणाली प्रचलित हुई हो, तो इन लोगों ने भी क्षत्रप प्रणाली चलाई थी भारत में आकर के। ठीक है। इन लोगों ने भी अपने सिक्कों पर एक तरफ हिंदू देवी देवता का चित्रण करता था और एक तरफ अपने राजा का नाम लिखता था। ठीक है। उसका पतन कैसे हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि उज्जैन के एक राजा थे जिन्होंने 57-58 ईस्वी के आसपास शकों को पराजित किया था, शक शासकों को पराजित किया था और उसके पराजय के उपलक्ष्य में एक संवत भी चलाया था जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। ठीक है। तो ये शकों को हराने के बाद ही उसने ये तिथि हासिल की थी, विक्रम संवत की। और वो जो राजा था उज्जैन का, शकों को हराने के बाद एक उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य। ठीक है। ये विक्रमादित्य की उपाधि तब से बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी और भारत के इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य की उपाधि वाले शासक हो गए थे। ठीक है। तो ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, शकों को पराजित करके विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो ये चीजें आपको यहाँ भी याद रखनी है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है। शकों के निष्कासन के बाद पार्थियन जो है ये भारत में शक के उत्तराधिकारी हुए थे। अब इसके बाद शक शासन की जो है अंत होने के बाद यहाँ पर पार्थियन यानी कि पल्लव जो है यहाँ पर
शासन करने को उतारू हो जाते हैं। अब मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा शासक है, मतलब कि मौर्योत्तर काल का जो तीसरा वंश था, ये था पार्थियन। ठीक है, पार्थिया एक प्राचीन भूमि है जो ईरान में खुरासान के आधुनिक क्षेत्र से बराबर है यहाँ से, तो ये भी ईरान से ही आया था। इन्होंने 247 ईसा पूर्व से लेकर के 224 ईस्वी तक शासन किया था और एक विशाल साम्राज्य बनाया था जो पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूरब में विंध्य भारत तक था, विंध्य के क्षेत्र तक, और उसका चीन तक भी इसने अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया था। ये जो पार्थियन साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? अर्सेस प्रथम ने ये पार्थियन साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन भारत में यदि पूछे कि भारत में इस पार्थियन साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये गोंडोफर्निस था जो भारत में इस साम्राज्य की स्थापना के संस्थापक जो थे, ये गोंडोफर्नस थे। जबकि संपूर्ण पार्थियन साम्राज्य की यदि पूछे तब उसकी स्थापना किसने की थी? अर्सेस प्रथम ने। इसकी राजधानी तक्षशिला जो थी उसके आसपास में स्थापित थी, तक्षशिला कह सकते हैं आप। ठीक है, इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे गोंडोफर्निस, इन्होंने अराकोसिया, सिस्तान, सिंध, पंजाब और काबुल घाटे क्षेत्रों पर शासन किया था। यहाँ इस क्षेत्र में शासन किया था। ये सभी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ये महत्वपूर्ण शासक था और इसके मृत्यु के बाद ही ये इसका जो साम्राज्य है, पार्थियन का साम्राज्य, विखंडित होने लगा था। ठीक है, अब इसके पास, क्योंकि अब इसके जो उत्तराधिकारी थे, गोंडोफर्निस के उत्तराधिकारी बहुत ही कमजोर सिद्ध हुए थे। अब इसका फायदा उठाया कुषाण शासकों ने। कुषाण शासक जो थे, कुजल कटविशेष, इन्होंने इसके साम्राज्य का अंत कर दिया और अपने साम्राज्य की स्थापना की थी कुषाण वंश की। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने धर्म, कला और वास्तुकला के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हिंद यूनानी और सीथियन सब जो थे, इसके विपरीत जो है ये पार्थियन वाले शासक जो हैं भारतीय धर्म को नहीं अपनाया, भले वो बौद्ध जैन हो या फिर हिंदू धर्म हो, इन सभी धर्मों को नहीं अपनाया था। और इस बात की कोई जानकारी के स्रोत भी नहीं है कि उसने किस धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इतिहासकार मान चुके हैं कि चूंकि जब इस बात भारतीय धर्म को अपनाने की जानकारी नहीं दी गई है, तो हो सकता है इन्होंने अपने मूल धर्म को ही बरकरार रखा था और ये लोग पारसी धर्म को ही अपना के रह गया था। ठीक है, तो माना जाता है कि ये लोग पारसी धर्म के मानने वाले ही थे। ठीक है, लेकिन एक और चीज थी कि ये लोग भले ही भारतीय धर्म को नहीं अपनाया था, लेकिन इन लोगों ने जो सिक्के जारी किए थे, खासकर गोंडोफर्निस के काल में, ये हिंदू देवता जो थे शिव, ये शिव के जो अक्षर हैं, शिव की जो आकृति है, वो छपे हुए सिक्के जारी किए थे। ठीक है, साथ ही इसी काल में गंधार कला भी विकसित हुई थी। तो ये कुषाण काल से ही शुरू हो जाता है। ये एक यूनानी कला थी, तो इस काल में भी विकसित हुआ था। अब आता है कुषाण काल। कुषाण साम्राज्यों की उत्पत्ति, कुषाण ये जो थे यूची जनजाति के थे और ये भी 5 शाखाओं में, यूची जनजाति की 5 शाखाओं में से एक है। ये चीन के सीमांत और मध्य एशिया में रहते थे। ये भी मध्य एशिया से ही आए थे। ठीक है, चीनी स्रोतों में इसे बुई स्वांग कहा जाता है, यूची जनजाति को या कुषाण को। ठीक है, वे पहली शताब्दी में पार्थियन और शकों को हराकर भारत के पूरब की ओर बढ़े कुषाण लोग, और आगे बढ़ते हुए मथुरा होते हुए ये पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। ठीक है, और ये लोग उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में जो विंध्य का जो उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर शासन किया था और पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को विजित किया था। कुषाण वंश का जो पहला शासक था और उसके जो वंश के जो संस्थापक थे, ये कुजल कटविशेष था। इसे कटविशेष प्रथम भी कहा जाता है। इन्होंने 30 ईस्वी से लेकर के 80 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इसे संस्थापक भी कहा जाता है इस वंश का। इन्होंने काबुल, गंधार और अफगानिस्तान के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इसका जो उत्तराधिकार था, यानी इसका पुत्र उत्तराधिकारी, ये बीमा कटविशेष था। इन्होंने 95 ईस्वी से 127 ईस्वी के बीच यहाँ पर शासन किया था। इस बात की जानकारी जो है रवातक अभिलेख से प्राप्त होती है। ये अफगानिस्तान में स्थित एक शिलालेख है, बहुत ही इतिहास में महत्वपूर्ण है रवातक अभिलेख। ठीक है, इसमें इन्होंने जो भीमा कटविशेष था, कुषाण शासकों में सबसे बड़ी संख्या में इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे ज्यादा मात्रा में इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। ये जो भीमा कटविशेष था, एक शिव भक्त भी था। ठीक है, क्योंकि इसके सिक्के पर शिव की आकृति वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं, शिव की आकृति छपे हुए सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल में बहुत अधिक संख्या में रोमन सिक्के
प्राप्त हुए हैं भारत के क्षेत्रों से। ये उस समय की समृद्धि का प्रतीक है कि कुषाण साम्राज्य कितनी ज्यादा विकसित थी, कितनी ज्यादा समृद्ध थी। इसके दो कारण थे, एक तो उन्होंने सिल्क रूट पर जो है आधिपत्य जमा लिया था, सिल्क मार्ग पर, और दूसरा इसका व्यापार जो था रोमन साम्राज्य के साथ भी चलता था। ठीक है, तो इसलिए इसे भारी मात्रा में जो है कुषाणों को सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे। इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो था कुषाण, कुषाण शासक कनिष्क। इन्होंने 127 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक शासन स्थापित किया था और इस वंश का सबसे महान राजा था। ठीक, और सम्राट अशोक के बाद यदि माने तो प्राचीन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक था कुषाण। ठीक है, इन्होंने भी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शासन किया था और वहां से मथुरा होते हुए, ये मथुरा बनारस होते हुए अंत में ये पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, इतने बड़े व्यापक क्षेत्रों पर इसने शासन किया था और साथ ही जो उत्तर पश्चिम का अफगानिस्तान वाला इलाका है यहां पर भी उसने शासन किया था। ठीक है, और इनकी राजधानी जो थी पेशावर थी, तो ये पेशावर से पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को विजित कर लिया था। पेशावर को उस प्राचीन काल में इसे पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब वो पाटलिपुत्र पर कब्जा करने आया था, यहां पर आक्रमण किया, तब जीतने के बाद यहाँ एक बौद्ध भिक्षु रहता था अश्वघोष, इसे भी ये अपने साथ उठा के ले गया था और अपने दरबार में इसे रखा था। कुषाण शासक जो थे कनिष्क, इसके दरबार में बहुत विद्वान रहते थे, महत्वपूर्ण विद्वान थे। इसमें एक पार्श्व थे, दूसरा अश्वघोष थे, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और मंथारा, ये इतने विद्वान थे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके दरबार में एक यूनानी इंजीनियर भी थे जिसका नाम था एजेसिलॉस। ये सभी विद्वान इसके दरबार में थे और इन सभी ने अलग अलग ग्रंथ की रचना की थी। आप देखेंगे जब हम इसकी साहित्य की बात करेंगे, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी, ये एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, अब कश्मीर में जो कश्मीर के जो कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजित किया गया था, ये कनिष्क के काल में ही हुआ था। ठीक है, कनिष्क के काल में ही हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, लेकिन कहा जाता है कि भले ही उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन ये धार्मिक विचार से सहिष्णु थे। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने भारतीय, यूनानी और पारसी देवताओं के मिश्रित सिक्के भी जारी किए थे, उनकी आकृति के मिश्रित सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है इसका समर्थन किया था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा, और चूंकि इसका महायान शाखा का समर्थन किया था और इसका जो साम्राज्य था, हम लोगों ने देखा कि ये उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के चीन तक और ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान तक के क्षेत्र तक शामिल था। तो इन्होंने ही अपने जो बौद्ध धर्म था इसका भारत के बाहर यानी कि चीन, जापान तक में इसे फैलाया था। ठीक है, वे कला, वास्तुकला के भी संरक्षण थे। गंधार कला अभी भी विकसित हो रही थी आंध्र प्रदेश में, अमरावती। और इस काल में एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी ये मथुरा कला का, ये वर्तमान मथुरा के क्षेत्र में जो है यहाँ पर मूर्ति कला की एक तीसरी शैली विकसित शुरू हुई थी, मथुरा कला। गंधार कला जो है पूर्णतः भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाता है, इसका विषय जो है भगवान बुद्ध ही है। अमरावती में भी बुद्ध ही है, लेकिन साथ साथ हिंदू देवी देवताओं के भी मूर्ति बनाए जाते हैं। और मथुरा कला में ये हिंदू के साथ साथ बुद्ध और जैन की भी मूर्ति बनाई जाती थी। ये तीनों जो है मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली है जो इस काल में विकसित हुई थी। ठीक है, कुषाणों ने भारत और चीन के बीच जो है व्यापार को बढ़ाया था, साथ ही भारत और रोमन साम्राज्य के बीच भी व्यापार को बढ़ाया था। इन दोनों के अलावे एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कुषाण काल की समृद्धि की, वो थी सिल्क रूट। इसने सिल्क मार्ग पर क्या किया था, इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उस मार्ग से गुजरने वाले जो व्यापारिक काफिले थे उससे टैक्स वसूलता था। ठीक है, तो इनकी समृद्धि का एक कारण ये भी था। इसी सिल्क रूट के कारण भारत का जो बौद्ध धर्म है ये विदेशों में भी यानी कि दक्षिण कोरिया और जापान तक फैला था। कुषाण काल में बहुत सारे मीनारें बनाई गई थी। एक नई संरचना थी चैत्य, इस काल में निर्माण होने शुरू हुए थे कुषाण काल में। दोस्तों, चैत्य और विहार ये बौद्ध संरचना है। चैत्य और विहार, विहार जो ये दोनों पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों को काटकर एक आवास का रूप दिया जाता था।
तो ये बिहार जो थे एक तरह का आवास था और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए दिया जाता था, बौद्ध भिक्षुओं को, तो इसे बिहार कहा जाता था। और ये जो चैत्य हैं, ये चैत्य एक पूजा स्थल होता था। ये भी पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे, लेकिन ये एक मंदिर टाइप था, पूजा स्थल होता था। और बिहार इसमें बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया जाता था। ये बिहार में बहुत अधिक मात्रा में है। इसी बिहार की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, बिहारों की अधिकता के कारण। तो ये चीजें थी। और सुंदर मूर्तियां जो है यहाँ पर इसकी कला के क्षेत्र में देखेंगे कि कला की मूर्ति कला के 3 अलग अलग जो है कला शैली यहाँ पर विकसित हुई थी। गंधार कला शैली, अमरावती शैली और एक तीसरी शैली थी मथुरा कला शैली। तो इसी काल में पतन होता है, इसी काल में जो है अपने चरम पर पहुंची थी कुषाण साम्राज्य का पतन। अब इसके कुषाण के बाद उसके पुत्र जो था उत्तराधिकारी, ये वशिष्ठ हुआ था। अब वशिष्ठ के बाद जो है एक हुविष्क और कनिष्क द्वितीय जो है ये उसके उत्तराधिकारी हुए थे। इसी वंश में एक वासुदेव नाम का भी शासक हुआ था, ये अंतिम महान शासक थे। इसके बाद कुषाण साम्राज्य भी बिखर गया था और इसके बाद एक नए वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन ये वंश जो है विंध्य के दक्षिण वाले क्षेत्र जो है, जिसे दक्कन का क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर स्थापित हुआ था और वो वंश था सातवाहन वंश। ठीक है, अभी तक जितने भी वंश थे वो एक विदेशी थे। वो मध्य एशिया से कहीं ना कहीं आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे और यहाँ पर शासन किया था। लेकिन ये सातवाहन भारत के ही थे और अपने जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र, यहाँ पर एक शासन अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया था इन्होंने, सातवाहनों ने। तो इसकी जानकारी जो है ये मत्स्य पुराण से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण के अलावा नासिक अभिलेख, नाना घाट का अभिलेख, कुछ स्तूप भी हैं जैसे कि अमरावती का स्तूप और एक कहे तो नागार्जुन कोंडा का अभिलेख या स्तूप, नागार्जुन कोंडा। तो ये इनके पुरातात्विक प्रमाण है। साहित्यिक में तो देख लिया ही आपने कि मत्स्य पुराण इसकी साहित्यिक अवशेष, जो साहित्यिक जानकारी देता है इतिहास की। अब पुरातात्विक प्रमाण में ये सभी चीजें हैं। इन सभी के अलावे इस काल के जो सिक्के हैं ये भी इस काल के जानकारी देते हैं। बहुत सारे ऐसे सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहा जाता है कि ये आंध्र सातवाहन वंश की जनजाति टाइप की थी, जनजाति थी और इसी ने एक साम्राज्य स्थापित किया था। और मौर्योत्तर काल में जो है दक्षिण में साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला वंश था, पहला साम्राज्य था, दक्कनी राजवंश था। ठीक है, तो इस काल की जानकारी नासिक अभिलेख और नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है, ये लोग हम पढ़ चुके हैं। सातवाहन जो है मौर्य साम्राज्य के जो खंडहर थे यहां से उभरे थे। ठीक है, और कुछ ही दिनों में ये समाप्ति भी हो गया था। अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये सातवाहन, देखिए ये सातवाहन का जो साम्राज्य है ये विंध्य के दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर ये यहाँ तक ये, और अभी भी इसके समय में चोर चेल पांड्य राज्य स्थित है। ठीक है, तो ये दक्कन का क्षेत्र है, दक्षिण के क्षेत्र में यहाँ पर इसने शासन किया था सातवाहनों ने। सातवाहन शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था ये था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने 106 ईस्वी के आसपास जो है सत्ता संभाली थी। इन्होंने जो इनके जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में इन्हें शक, पल्लव और यवनों का विध्वंसक कहा गया है। ये चीज एक अभिलेख से प्राप्त होती है, जैसे कि गौतमी बलसरी के जो नासिक अभिलेख हैं इसमें इस बात का पता चलता है कि इन्होंने शक पल्लव को हराया था। ठीक है, सातकर्णी का जो शासन है इसका जो इसी अभिलेख में इसके राज्य क्षेत्र के विस्तार में भी दिया गया है कि इनका जो राज्य क्षेत्र है ये कहाँ तक विस्तृत था। तो ये मालवा, उत्तर में मालवा से लेकर के सौराष्ट्र के क्षेत्र तक विस्तृत था, दक्षिण में कृष्णा और पूर्व में बरार से लेकर के पश्चिम के कोंकण तक विस्तृत था। ठीक है, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था इसके उत्तराधिकारी जो थे ये वशिष्ठ पुत्र पुलभामी हुआ था। ठीक है, इन्होंने 130 ईस्वी से लेकर के 159 ईस्वी तक शासन किया था। पुलभामी के बाद अगला शासक जो हुआ था यज्ञश्री सातकर्णी था। ये सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इसके बाद कमजोर और अयोग्य शासक हुए थे। उसके बाद ये जो सातवाहन वंश है तीसरी शताब्दी आते आते ये
समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, ये जब साम्राज्य विघटित हुआ था सातवाहन वंश, तो इसके विघटन के बाद फिर से छोटे छोटे जो है साम्राज्य स्थापित हो गए थे। छोटे छोटे जो राज्य हैं वो स्थापित हुए थे। इसमें महाराष्ट्र में अभिरस नाम का वंश स्थापित हुआ था। मैसूर के क्षेत्र में कदम वंश स्थापित हुए थे। दक्कन में वकाटक वंश और आंध्र प्रदेश में एक बृहद पालियन नामक वंश था जो स्थापित हुए थे। बाद में विष्णुकुंडिन और चालुक्य वंश भी उभरे थे, जो सातवाहन के जो इलाके थे जहां पर सातवाहन वंशों ने शासन किया था, इसके अवशेषों पर स्थापित हुए थे इतने छोटे साम्राज्य। अब हम इसकी प्रशासन की बातचीत करें तो इनकी जो प्रशासन थी ये विकेंद्रीकृत थी। हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य जो था अत्यधिक विकेंद्रीकरण था, अत्यधिक केंद्रीकृत था मौर्य साम्राज्य, और उस केंद्रीकरण के कारण ही उसका विघटन हो गया था। ये सातवाहन साम्राज्य उसके ठीक उल्टा है। यहां पर शासन इतनी विकेंद्रीकृत थी कि यही इसके पतन का कारण बना था। ठीक है, इस विकेंद्रीकरण का कारण यह था कि इनके जो है राजा के अंदर बहुत सारे सामंत थे और सामंतों को ही सभी प्रकार के अधिकार दे दिए गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि एक देश के भीतर बहुत सारे स्वतंत्र शासक हैं। सामंत अपने आप में बहुत स्वतंत्र होता था, और जैसे ही कमजोर शासक हुए केंद्र में कि इन लोगों ने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा, ये जितने भी शासक थे ये सातवाहन वंश के अधीन कहीं ना कहीं सामंत ही थे, और मौका पाते ही इन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर लिया था। ठीक है, तो एक जगह देखा हमने कि मौर्य साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत थी जो उसके पतन का कारण बना। ठीक यहाँ पर सातवाहन अत्यधिक विकेंद्रीकृत थी जो इसके पतन का कारण बना था। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, न तो केंद्रीकृत होना चाहिए न ही विकेंद्रीकृत होना चाहिए, बस कि दोनों के एक बीच का संतुलन होना चाहिए। इन दोनों ने किसी भी नहीं अपनाया। एक केंद्रीकरण के कारण सत्ता समाप्त हो गई उनकी मौर्य साम्राज्य की, तो ये विकेंद्रीकरण के कारण ही इसकी सत्ता समाप्त हो गई थी। इसके काल में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। एक तो जो राजा कहलाते थे, दूसरा महानभोज अथवा महारथी कहलाते थे, और तीसरा सेनापति भी कहलाते थे। सामंत देखिए कितने शक्तिशाली था, ये लोग सिक्के भी अपने नाम से जारी कर सकते थे। तो ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अधिकार था इनके पास। तो कहीं ना कहीं जैसे ही इसको केंद्र में कमजोर शक्ति दिखाई देती कि खुद को स्वतंत्र कर लेता था। इसके अलावा ये राज्य जो था सीधे आहारों में विभाजित था इसके। अब इसके आहारों का जो शासक होता था उसे अमात्य कहा जाता था। ठीक है, अमात्य एक मंत्री था जिसे अमात्य कहा जाता था। ये आहार गांव में विभाजित होता था। ये प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी, और इसका जो प्रशासन था, इसका जो प्रमुख था उसे ग्रामी कहा जाता था। ये उसके ग्रामी के नियंत्रण में रहते थे। इस काल की अर्थव्यवस्था की बातचीत करें तो इस काल की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान ही थी, क्योंकि इस काल के जो प्रमुख नगर और जो सभ्यता बसी थी वो उपजाऊ वाली नदियों के किनारे ही बसाई गई थी। तो ये कहीं ना कहीं कृषि को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। साथ ही बहुत सारे जो है इस समय जलाशय के भी निर्माण के प्रमाण मिले हैं। तो यदि आप सिंचाई के लिए जलाशय की निर्माण करवा रहे हो तो कृषि के ही उपयोग के लिए किया जाता होगा। साथ ही साथ भूमि के जो दान दिए गए थे, इस काल में भूमि दान दिया गया था बहुत सारे ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को। तो भूमि कम पड़ने लगी तो अलग अलग जंगलों के क्षेत्रों में जाकर के भूमि भी उगाही गई थी। तो बहुत मात्रा में भूमि की भी वृद्धि हुई थी, जंगलों को साफ करके भूमि बढ़ाया गया था। सातवाहन शासकों चूंकि पश्चिम के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर इसका समुद्र तट पर भी नियंत्रण था। ठीक है, और इस नियंत्रण की वजह से इसको रोमन साम्राज्य से व्यापार करने में बहुत ही मदद मिलती थी। तो इसके प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। इस काल के जो रोमन साम्राज्य के बहुत सारे सिक्के और उसके जो दोहत्थे कलश थे, खासकर जो शराब के लिए उपयोग किया जाता था, ये विलासिता की वस्तु थी, तो यहाँ के सातवाहन साम्राज्य से प्राप्त हुई है। और सातवाहन वाली वस्तुएं भी रोमन साम्राज्य से प्राप्त हुई है। तो ये समुद्र तट पर जो इसका बंदरगाह स्थापित था, इसके कहीं ना कहीं फायदे इसको बहुत सारे मिले थे। तो आर्थिक दृष्टि से इनका आप कह सकते हो कि इसका विदेश व्यापार बहुत ही उन्नत दशा में था। कृषि तो था ही, इनका विदेश व्यापार भी होता था। एक जो हमने देखा था कि किसी अज्ञात लेखक ने जो लिखा था, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी नामक किताब जो लिखा था, इसमें इस काल के सातवाहन काल के व्यापारिक केंद्रों के भी उल्लेख हैं। इस व्यापारिक केंद्रों में
दो व्यापारी केंद्र थे, एक तो प्रतिष्ठान है और दूसरा जो है तगर। ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे और सातवाहन राज्य में स्थित थे। इस बात की जानकारी हमें इस किताब से मिलती है, इस ग्रंथ से मिलती है। इसकी दो जो प्रमुख बंदरगाह हैं, ये सोपारा और भरूच, ये पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित था। इनके प्रमुख बंदरगाह थे सातवाहन साम्राज्य के। ठीक है। सातवाहनों ने विदेशी व्यापार के रूप में जो आयातित इनकी वस्तुएं थी, इन्होंने शराब, कपड़ा, पसंदीदा मलहम, कांच, मीठा तिपतिया घास जैसी विलासिता की वस्तुओं को आयात करवाया था। और अपनी निर्यात की वस्तुओं में जो निर्यात करवाया था, ये भारत के जो सामान्य कपड़े थे वो कार्नेलियन, एक गहने टाइप का चीज था, मलमल, और एक मैलो टाइप का कपड़ा था जिसका निर्यात करता था। इस समय के जो व्यापारी थे अपने आप को गिल्ड में संगठित करते थे। तो ये भारत की प्राचीन परंपरा थी। मौर्य काल में भी इस तरह की चीजें देखी गई थी और उत्तर वैदिक काल में भी थी कि उस काल के जो व्यापारिक समूह थे एक श्रेणी संगठन बना लेते थे, जिसे इस काल में गिल्ड कहा गया है। तो इसी का एक अपना गिल्ड जो सेठी कहलाता था, इसका कार्यालय होता था। ठीक है। तो ये खुद पर अपने पर शासन करता था, अपने समूह के लोगों पर शासन करता था। प्रतिष्ठान जो था, इसका प्रतिष्ठान के अलावा एक तगर था जो इसके व्यापारी केंद्र थे। इन दो के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण शहरी केंद्र थे इसके सातवाहन साम्राज्य के, जिसमें कोंडापुर, बनवासी क्षेत्र, माधवपुर, अमरावती का क्षेत्र, अमरावती के साथ साथ नागार्जुन कोंडा का क्षेत्र, नागार्जुन कोंडा का क्षेत्र, ये सभी इस काल के प्रमुख नगर थे सातवाहन साम्राज्य के। इस काल की संस्कृति और धर्म के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सातवाहनों ने बहुत बड़ी मात्रा में भूमि अनुदान दिया था। भूमि अनुदान इसने ब्राह्मण जो थे उस समय के संत पुजारी, उसको भी दिया था और बौद्ध भिक्षु को भी दिया था। ठीक है। तो बहुत बड़ी मात्रा में दिया था। सातवाहन के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे राजा हॉल। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसे सप्तशती अथवा गाथा सप्तशती कहा जाता है। इसी सप्तशती का नाम है गाथा सप्तशती। इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की जो शुरुआत होती है वो शिव की आराधना से होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये जो उसके उत्तराधिकारी थे, निचले जो सातवाहन से शासक थे, इन्होंने शिव को अपना क्या किया था, राजकीय धर्म अपना लिया था बाद में जाकर के। इस चीज की एक और जानकारी यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान शिव की जो पत्नी है गौरी, इनके लिए इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे। ठीक है। तो इन चीजों से स्पष्ट हो जाता है कि जो सातवाहन वंश के जो निचले क्रम के जो शासक थे, इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। ठीक है। कहा जाता है कि ये जो सातवाहन शासक थे, इन्होंने बड़ी मात्रा में यज्ञ भूमि दान किया था। तो कहा जाता है कि इन्होंने वैदिक जो ब्राह्मणवाद था इसको पुनर्जीवित भी किया था इन लोगों ने। ठीक है। सातवाहनों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है, वो थी मेट्रोनिमिक्स। इसको हिंदी में मातृशतात्मक अथवा मातृवंशीय भी कह सकते हैं। अब ये इस चीज का प्रमाण आप देख सकते हो कि जितने भी सातवाहन शासक थे, ये अपने नाम के आगे जो है अपने माता का नाम लगाते थे। जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो सातकर्णी उस शासक का नाम था और गौतमी उसकी माँ का नाम था। वशिष्ठी पुत्र पुलुभामी, पुलुभामी शासक था और वशिष्ठी जो उसकी माँ की नाम थी। ठीक है। तो कहा जा सकता है कि यह समाज जो था सातवाहन साम्राज्य मातृशतात्मक था। लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर उंगली भी उठाते हैं। वे कहते हैं कि यदि समाज मातृशतात्मक ही है तो एक भी महिला शासक क्यों नहीं हुई। ठीक है। तो केवल वो अपने माँ का नाम अपने नाम के पीछे लगा लिया तो इसलिए उसकी सत्ता मातृशतात्मक नहीं हो गई। ठीक है। तो ये चीजें थी, इसकी एक विशिष्टता थी। लेकिन हम लोग ये मान सकते हैं कि भले ही ये लोग मातृशतात्मक न था, पितृशतात्मक ही था, लेकिन हम इस बात में कोई संदेह नहीं करते कि इस काल में महिलाओं की स्थिति जो थी बहुत ही उन्नत दशा में थी। अब इस बात की जो प्रमाण है हमें निचले लाइनों से प्राप्त हो जाता है। देखिए, इस काल की जो मूर्तियां बनाई गई थी इसमें बहुत सी महिलाओं को बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते हुए दिखाया गया है। महिलाओं को सभाओं में भाग लेते हुए दिखाया गया है। साथ ही अपने पतियों के साथ ये मेहमानों का मनोरंजन करते दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका इसके समाज में बहुत ज्यादा थी, उसे उचित सम्मान प्राप्त था। ठीक है।
इन चीजों के अलावे हम देखते हैं कि कई महिलाओं ने भी भिक्षुओं को भूमि दान दिया था, अनुदान दिया था, भूमि अनुदान दिया था। यदि भूमि अनुदान दिया तो कहीं ना कहीं महिलाओं के पास भूमि अनुदान देने का अधिकार रहा होगा, तभी तो उसने भूमि अनुदान दिया था। तो ये चीजें एक बहुत बड़ी बात है इस समय की, क्योंकि महिलाओं को काफी अधिकार दिए गए थे, तभी तो ये लोग भूमि दान कर रही थी, या फिर इस तरह की जो चीजें हैं यहाँ के प्रमाण से आप देख सकते हैं। इस काल के जो सिक्के हैं इसमें इंडो आर्यन भाषा जो प्राकृत का ही एक रूप है, तो इस भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें संस्कृत भाषा की, इनके शिलालेखों में संस्कृत भाषा के भी प्रयोग किया गया है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा है। इनकी सिक्के की एक और विशेषता थी, इन्होंने द्विभाषी सिक्के जारी किए थे। एक तरफ इन्होंने प्राकृत भाषा यानी जो थे इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग किया था, तो दूसरी तरफ जो है इन्होंने तमिल भाषा के भी प्रयोग किया था। सातवाहन शासकों ने अपने राजाओं के चित्र वाले शीर्षक जो सिक्के हैं वो भी जारी किए थे। ठीक है, तो एक तरफ तो ये लोग लिपि लिखते थे इंडो आर्यन भाषा में या फिर तमिल भाषा में, और दूसरी तरफ सातवाहन शासक के चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, और ये चीज गौतमीपुत्र जो सातकर्णी थी तभी से शुरू हो गया था। ये जो सिक्के थे इन काल के, सातवाहन काल के, ये शीशे से बनाए गए थे। शीशे के अलावे तांबे, कुछ सोने और चांदी के भी बनाए गए थे। इन चार धातुओं के अलावा कहा जाता है कि इन्होंने एक पोटीन, एक प्रकार की धातु थी, इससे भी सिक्के बनाए थे सातवाहन शासकों ने। ठीक है, तो इतिहास में ऐसा पहला प्रमाण है, पहली बार था जब सातवाहनों ने ही शीशे के सिक्के जारी किए थे। शायद अब इतिहास में कोई दूसरा शासक ऐसा नहीं मिलता है कि शीशे के सिक्के किसी ने जारी किए हो। ठीक है, अब इस काल की वास्तुकला की बात आती है, तो वास्तुकला की सबसे इनकी जो दो बड़ी चीजें हैं वो है अमरावती का स्तूप और नागार्जुन कोंडा का स्तूप। ये सातवाहन काल में ही निर्मित किए गए थे। ठीक है, अब अमरावती स्तूप की एक और विशेषता है, इनकी दीवारों पर यहाँ पर मूर्तियां भी बनाई गई है। ठीक है, और दूसरी अमरावती जो मूर्तिकला की जो शैली है, अमरावती शैली, ये इसी के काल में विकसित हुई थी और अपने चरम पर पहुंची थी। तो ये सातवाहन काल की वास्तुकला की देन है। इसके अलावे ये अमरावती और नागार्जुन कोंडा के अलावे जो है और भी बहुत सारे जगह हैं जहां पर इन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। गोली एक जगह है जहां पर जगियापोटा, घंटाशाला, अमरावती भट्टीप्रोलु और श्री प्रवर्तनम, एक ऐसी यहाँ पर इतने जगह हैं जहां पर अमरावती के जो शासक थे यानी सातवाहन के जो शासक थे, इन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था, बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। मूर्तिकला और स्तूप के अलावा इस काल के चित्रकला भी हैं जो इस काल की साक्षी हैं। अजंता की जो गुफा संख्या 9 और 10 है, इस काल में जो चित्र बनाए गए हैं वो सातवाहन काल से ही संबंधित है। तो चित्रकला का आप कह सकते हैं कि ये एक प्राचीनतम नमूना कहा जा सकता है। इससे प्राचीन यदि आप जाएंगे तो नवपाषाण काल के ही चित्र मिलेंगे आपको, मध्यपाषाण काल के ही मिलेंगे, बाकी उसके बाद के काल के नहीं मिलते हैं। मौर्य काल में कोई चित्र नहीं बनाई गई थी, न तो ऋग्वेदिक काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में। तो आप कह सकते हैं कि जब से साम्राज्य निर्माण हुआ तब के काल की ये प्राचीनतम पेंटिंग जो है यहीं से प्राप्त होती है, या फिर अजंता की जो प्राचीनतम पेंटिंग है ये सातवाहन काल में ही बनाए गए थे। सातवाहनों ने एक अपनी स्वयं की स्तूप तो बनाया ही था। कुछ स्तूप थे जो पुराने स्तूप थे, जैसे कि सम्राट अशोक ने जो स्तूप का निर्माण करवाया था, इसका विस्तार भी करवाया था। इन्होंने स्तूप के बाहर जो है पत्थर लगा के उसे, संगमरमर लगा के उसे सौंदर्यीकरण का काम किया था, उसे विस्तार दिया था। ठीक है, इसने जितने भी स्तूप करवाए थे इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप थे, अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ये पहले ही बता चुके हम लोग। इसकी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध थी। हम लोग अभी जो अजंता की चित्रकला थी इनकी, ये भी देखा था। इसकी गुफा संख्या 9 और 10 के चित्र हैं, बहुत ही उत्कृष्ट हैं, और ये प्राचीनतम नमूने हैं सातवाहन काल के। ठीक है, सातवाहनों के बाद आ जाता है शुंग वंश। मौर्य काल के जो विध्वंस हुआ था उनके अवशेषों पर स्थापित होने वाले ये पहले वंश थे। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, उसका जो सेनापति था, उसने इस वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे वो यही थे। इन लोगों ने समान रूप से या फिर बारी बारी से शासन किया था। कई शासक ऐसे थे जो पैरेलल शासन किया था।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक के शासन के समाप्त होने के बाद ही दूसरा स्थापित किया सकता है। देखिए, आपने देखा था कि देश के विभिन्न भाषाओं में, सभी भागों में छोटे छोटे राज्यों के रूप में उदय हुआ था, छोटे छोटे शासकों के रूप में इन्होंने स्वयं की सत्ता स्थापित की थी, और कई ने पैरेलल स्थापित शासन स्थापित किया था। शुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में हुई थी, और इसी काल में सातवाहन भी शासन कर रहा था दक्कन में, और इसी के समय उत्तर पश्चिम भारत में जो है हिंद यूनानी सभी कुषाणों का भी शासन था। ठीक है, और कई बार इन इन लोगों के बीच आपस में युद्ध भी हुए हैं। ठीक है, तो इस वंश की स्थापना जो थी 185 बीसी में हुई थी। तब इस समय जो मौर्य शासक थे, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, उसकी हत्या करके उसी के सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग, इसने इस वंश की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाए रखा था। पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी था वो अग्निमित्र हुआ था। ये अग्निमित्र कुछ वर्ष तक शासन किया था, इसके बाद इसका साम्राज्य भी विघटित होने लगा था, शुंग वंश भी। और 73 बीसी के आसपास आते आते एक कन्नव वंश की स्थापना हुई थी इसी साम्राज्य पर। तो जहां पर मगध में जो मौर्य साम्राज्य ने शासन किया था, वहीं पर पहले शुंग स्थापित हो जाता है, और शुंगों को पतन करने के बाद फिर कन्नव वंश की स्थापना हो जाती है। शुंगों की यदि साम्राज्य विस्तार की बात करें तो भले ही इन्होंने पाटलिपुत्र से को राजधानी बनाया था, लेकिन जल्द ही ये दक्षिण में नर्मदा तक फैल गया था। ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पंजाब और जालंधर के सियालकोट तक इसने अपनी शासन स्थापित कर ली थी। मध्य भारत के उज्जैन जो है, यहां तक इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। पतंजलि की जो ग्रंथ है महाभाष्य, इसके अनुसार कहा जाता है कि शुंगों के शासन के दौरान यूनानी आक्रमण हुए थे। तुलसीदास की ये मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है। इसमें कहा गया है कि विदर्भ जो है, यहाँ के राजा पुष्यमित्र और यंगसेन के बीच संघर्ष हुआ था, और इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई थी। इसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि सिंधु के तट पर ही राजकुमार वसुमित्र और यवन सेना के बीच एक युद्ध हुआ था। वसुमित्र ने सिंधु के तट पर यहाँ पर यवन शासकों को हरा दिया था। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो देवभूति थे। इसकी जो हत्या है उसी के मंत्री कन्नव ने कर दी थी, वासुदेव कन्नव ने कर दी थी, और देवभूति की हत्या करके इन्होंने कन्नव वंश की स्थापना की थी। जैसे ये जो थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने मौर्य वंश को समाप्त करके अपनी शुंग वंश की स्थापना की थी, ऐसे ही शुंग वंश को समाप्त करके इन्होंने कन्नव वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। इसकी धार्मिक नीति के यदि बारे में बात करें तो शुंग लोग ब्राह्मणवादी थे और एक बहुत ही कट्टर और रूढ़िवादी थे। बौद्ध स्रोतों में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध संतों को, बौद्ध साधुओं को सताया था। इन्होंने दिव्यावदान एक दूसरा बौद्ध ग्रंथ है, इसमें पुष्यमित्र शुंग को एक क्रूर शासक कहा गया है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रति उनकी शत्रुता की कहानी दिया गया है। बाद के जो पुष्यमित्र शुंग के जो बाद के शासक थे वो थोड़ी नरमी दिखाई थी, और कहा जाता है कि उन्होंने भरहुत के जो स्तूप थे इसके निर्माण में योगदान दिया था। तो यानी कि प्रारंभिक जो शुंग शासक थे इन्होंने बौद्धों के प्रति क्रूर जो व्यवहार अपनाया था, लेकिन बाद के जो शासक हुए थे शुंग वंश के, उन्होंने इसके प्रति, इस धर्म के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई थी। इनके सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो इस अवधि के दौरान कला, शिक्षा, दर्शन और अन्य क्षेत्र में भी विकास हुआ था। कला के क्षेत्र में हमें अभी देख सकते हैं कि भरहुत स्तूप का निर्माण जो है इसी काल में करवाया गया था। पतंजलि ने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना इसी काल में की थी, और महाभाष्य नामक ग्रंथ की भी रचना इसी काल में की थी। मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास की एक रचना है। ये अग्निमित्र जो है इसी वंश का शासक था, इसी काल के शासक था। इसी में उसके जो है प्रेम कहानी के अलावा दरबारी साजिश और रंजिश की भी दिखाई गई है, कहानी दिखाई गई है। शुंग वंशों ने एक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था जो ब्राह्मी का ही एक रूप था। ठीक है, तो ये चीजें थी सांस्कृतिक योगदान के। अब शुंगों के बाद मौर्योत्तर काल का जो वंश स्थापित होता है, सातवां वंश, इसे कन्नव वंश कहा जाता है।
इसे कण्व वंश कहा जाता है। ठीक है, इसे कण्वयायन भी कहा जाता है। उत्तर भारतीय राज्य मगध में शुंगों के उत्तराधिकारी थे। ये शुंग के उत्तराधिकारी हुए थे कण्व, और शुंग खुद किसके उत्तराधिकारी थे? तो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। मौर्यों के जगह पर शुंग आए थे और शुंगों के बाद ये कण्व लोग आए थे। इन्होंने 72 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक के बीच शासन किया था। बहुत ही छोटा कालक्रम था, इन्होंने छोटे कालक्रम पर शासन किया था। पुराणों से पता चलता है कि कण्व वंश ने पूर्वी भारत के पाटलिपुत्र तक, जो मगध का जो इलाका था, यहाँ पर शासन किया था। ये इसकी राजधानी थी। इसके जो सिक्के थे, इसके विदिशा के क्षेत्र को भी राजधानी बताता है। ये चूंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ है, विदिशा उड़ीसा का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ से भी इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसकी दूसरी राजधानी बताई गई है। कण्व वंश की स्थापना जो है 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कण्व ने की थी। ये जो है देवभूति के मंत्री थे, शुंग वंश के जो शासक हैं ये इसी के मंत्री थे, और इसकी हत्या करके बाद में इसने अपने वंश की स्थापना कर ली थी। कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मन था। सुशर्मन जो था कण्व वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, अभी जो हम लोग जो मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य हैं। तो इसमें एक दो, सभी जो साम्राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, इसमें एक ही दो राजा हुए थे जो महत्वपूर्ण शासक हैं। उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की थी। जैसे कि हम कुषाण की बात करें तो उसमें कनिष्क हैं। जूनागढ़ के शक शासक की बात करें तो केवल रुद्रदामन की बात आते हैं। तो ऐसे ही कनिष्क की बात, हम लोग कण्व वंश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही दो शासक हुए थे सभी शासकों में, तो केवल वही महत्वपूर्ण है। इसमें बाकी चीज जो याद है, इसमें जो याद रखने की चीजें हैं कि इस छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना किसने की थी, उसकी अंतिम शासक कौन है, और इस वंश की राजधानी कहाँ थी। तो 3 बातों का ख्याल रखना है। और दूसरा, यदि किसी में कोई विशेष शासक होता है तो उसकी उपलब्धियों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि सुशर्मन जो था इस वंश का अंतिम राजा था, और इसकी हत्या कर दी थी बलिपुच अथवा सिमुक ने। सिमुक जो थे आंध्र सातवाहन वंश के राजा थे, और इसको कण्व वंश के बाद उसने सातवाहन वंश की स्थापना कर ली थी। हम लोग अभी सातवाहन वंश को पढ़ चुके हैं। इसके बाद आ जाता है इस वंश का जो 8वां वंश था, चेदी वंश। चेदी उड़ीसा के जो आसपास के इलाके हैं, कलिंग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर शासन किया था। इस बात की जानकारी का जो स्रोत है वो है हाथी गुफा अभिलेख। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो राजा खारवेल था। ये राजा खारवेल था और ये चेदी वंश से संबंधित था। इन्होंने उड़ीसा के आसपास को जो क्षेत्र है यहाँ पर इसने शासन किया था। ये जो हाथी गुफा जो अभिलेख है, इस अभिलेख की शुरुआत जो है नमोकार मंत्र से शुरू होता है। ये जो नमोकार मंत्र है ये जैन धर्म से संबंधित एक मंत्र है। ठीक है, तो इस चीज से पता चल जाता है कि ये जो राजा खारवेल है जैन धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, इसी में कहा गया है, राजा के तारीख में कहा गई है प्रशंसा में, कि सभी राजा के बारे में कहा गया है कि सभी धार्मिक आदेशों का उपासक, देवताओं के सभी मंदिरों का मरम्मत करने वाला बताया गया है। किसे बताया गया? ये चीजें खारवेल के विषय में कहा गया है। ये जो अभिलेख है हाथी गुफा का अभिलेख, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में राजा खारवेल के अभियानों की भी विवरण दी गई है। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में कलिंग जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था, लेकिन सम्राट अशोक ने उसे विजित कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हो जाता है तो फिर उन जो छोटे छोटे राज्य स्थापित होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे राज्यों में ये कलिंग थे जिन्होंने स्वयं फिर से जो है खड़ा हो गया था और अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, और यहाँ पर अपने चेदी राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, हम लोग देख चुके थे, और इसकी राजधानी कलिंग नगर थी। ठीक है, ये जो हाथी गुफा अभिलेख था ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जो खारवेल की जानकारी के प्राथमिक स्रोत हैं। इसी अभिलेख में ये लिखा गया है कि राजा खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में उत्तर में अपनी जीत की याद में प्राची नदी के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद का निर्माण करवाया था। प्रसाद एक भवन है, उसका निर्माण करवाया था। साथ ही अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के दौरान
राजा खारवेल ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की थी। इनमें कुछ थी उदयगिरी पहाड़ी, इसमें जैन भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था उदयगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, साथ ही इन्होंने हाथी गुफा और रानी गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। तो इन चीजों की जो उपलब्धियों की जानकारी है, ये कहीं ना कहीं इसके जो राजा खारवेल के जो अभिलेख हैं इसी से प्राप्त होता है। दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के जो छोटे छोटे राजवंश थे इसके बारे में देखा। दोस्तों, ये छोटे राजवंश जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको पढ़ते समय बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ते समय कुछ कुल 3 बातों का याद रखना है। पहली बात कि इन छोटे छोटे राज्यों की स्थापना किसने की थी, उस वंश का अंतिम शासक कौन था, और इन दोनों के अलावा इसकी राजधानी कौन थी। ये तीनों चीजें याद रखनी है। और साथ ही एक और चीज याद रखनी है, चौथी बात है कि इन सभी राजवंशों में, अभी जो हमने 7-8 कुल राजवंश पढ़ा है, इन सभी राजवंशों में कोई ना कोई एक राजा था जिसके कारण उस वंश का नाम प्रसिद्ध हुआ था और उसी राजा के नाम से इस वंश का नाम विख्यात हुआ था। तो इस राजा की जो कुछ उपलब्धियां हैं इसको भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चीज पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, तो आज के शासन में, आज की जो हमारा जो सेशन था इसमें हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा था। हमारा जो अगला सेशन होगा हम गुप्त काल को लेकर के आएंगे। उसके बाद गुप्त काल पढ़ेंगे और गुप्त काल के बाद आ जाता है गुप्तोत्तर काल। इसके बाद हमारी जो है प्राचीन इतिहास की सेशन खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के अभी जो है 2 जो है सेशन बचा हुआ है, 2 क्लास बची हुई है प्राचीन इतिहास का। उसके बाद हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे मध्यकालीन भारत को लेकर के। और मध्यकालीन भारत के खत्म होते ही राकेश सर आपके लिए फिर से उपस्थित हो जाएंगे। ज्योग्राफी का जो विश्व इतिहास वाला, विश्व का जो भूगोल वाला पोर्शन था वो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। हो सकता है उसके बाद आपके लिए फिर इन्वायरमेंट जो है वो आपके साथ शुरू किया जाए। दोस्तों, जाते जाते एक बार आपको बता दूं कि आप टेस्ट साथी का जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। आप वहां पर टेस्ट साथी की जो टेस्ट सीरीज है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है टेस्ट साथी की। उसमें 35 टेस्ट हैं, 14 सेक्शनल हैं, उसके 6 सीसेट के टेस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसकी व्याख्याएं जो हैं टेस्ट की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज किया गया है। उसके कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसी बहाने आपके PYQ भी तैयार हो जाएंगे। साथ ही नए जो संभावित प्रश्न है इसको भी इंक्लूड किया गया है उसमें। तो ये चीज भी आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही चैनल को नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से चीजें आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है या फिर कोई नोटिस आता है संस्थान की ओर से तो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।